हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सिक्कर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं अपनी 12th साइंस बायोलॉजी का जो सिलेबस है वह कर रहे हैं, जिसमें लेसन 2 चल रहा है, जिसमें नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास में अपन चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। और टोटल में कम से कम 5-6 वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूं। लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, लेसन सेकंड का आज ये 3rd पार्ट है। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके परिवर्धन के बारे में। साथ साथ में आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो ये अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण जो होते हैं, कार्पल या मेगा स्पोरोफिल, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आवर्तबीजी पादपों के पुष्प में मादा जननांग को जायांग कहते हैं, यानी गायनोसियम या जायांग कहते हैं मादा पुष्प जननांग जो होता है उसे। और जायांग की जो सिंगल इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर। काफ़ी अच्छी तरह से बताया हुआ आपको। तो जायांग का निर्माण कहाँ होता है, एक या अधिक अंडपों के मिलने से अपन कहते हैं जायांग का निर्माण होता है। अंडप जो होते हैं वह बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित एक पर्ण होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण, यानी कि मेगा स्पोरोफिल भी अपन कहते हैं। अंडपों की संख्या 1 से अधिक होने पर ये पृथक अर्थात वियुक्तांड या संयुक्त अर्थात युक्तांड भी हो सकते हैं। अंडपों की संख्या 1 से अधिक होने पर ये पृथक यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, जिसे वियुक्तांड भी कहते हैं। संयुक्त यानी साथ साथ, जिसे युक्तांड भी कहते हैं, हो सकते हैं। अब जो अंडप होते हैं, अंडप एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है, जिसको 3 प्रमुख भागों में अपन विभाजित करते हैं। फ्लास्क नुमा संरचना आपने देखी होगी कि इस प्रकार से अपन देखते हैं, ऊपर से नलिका वगैरह। तो ये एक फ्लास्क नुमा संरचना हो जाती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट होता है वर्तिकाग्र, फिर जो नलिका नुमा पार्ट वो होता है वर्तिका, और जो नीचे वाला जो राउंडेड पार्ट होता है फूला हुआ, उसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरी या अंडाशय कहते हैं। बाद में देखिए, इसका जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है, जिसके भीतर या अंदर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इन संरचनाओं को अपन क्या कहेंगे, बीजांड या ओव्यूल के नाम से जानते हैं। और बीजांड को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरोजीनियम के नाम से भी जानते हैं। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरोंजियम भी कहते हैं, जरूर याद रखना। अब आगे अपन देखेंगे कि प्रत्येक जो बीजांड होता है, प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर प्लेसेंटा, जिसे बीजांडासन कहते हैं, से जुड़ा रहता है। अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांडासन से जुड़ा रहता है बीजांड। जिस प्रकार से अपन मानते हैं कि मानव शरीर के अंदर जब गर्भस्थ शिशु होता है, वह माता के शरीर के अंदर उसकी नाभि से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ता है ना, उसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि अपन जो बीजांड होता है वह एक वृंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांडासन से जुड़ा रहता है। और इस वृंतनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह संरचना कौन सी होती है जिसके द्वारा यह जुड़ा रहता है, तो वह बीजांड वृंत या फ्यूनिकल होती है। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थल पर जुड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। बीजांड वृंत जो होता है बीजांड से जिस स्थल या स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका या हाइलम के नाम से जानते हैं। फिर आगे अपन कहते हैं कि कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थल पर कोई उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रेफी के नाम से अपन जानते हैं। बीजांड वृंत जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर एक उभार जैसी संरचना प्रदर्शित होती है, जिसे रेफी कहते हैं।
ये तो बात हुई अपनी अंडाशय के अंदर। फिर वर्तिका जो होती है, वर्तिका अंडाशय के ऊपर का एक नलिकाकार भाग होता है जो पराग नलिका को मार्ग या पथ प्रदान करता है अंदर बीजांड में प्रवेश करने के लिए। वर्तिका के शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र होता है जो परागण के समय परागकणों को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि परागण के समय अपन कहते हैं जो नरयुग्मक परागकण होते हैं वह वर्तिकाग्र के ऊपर ही आकर गिरते हैं। तो ये बात थी अपनी मुख्य गुरु बीजाणु पर्ण वगैरह के बारे में। अब अपन बात करेंगे जो मुख्य स्ट्रक्चर, यानी कि मुख्य जो अपन देखेंगे बीजांड की संरचना। तो हेडिंग लगा लीजिए नोट्स में, बीजांड की संरचना। नोट साफ सुथरे आप लोगों को बनाने हैं। अब देखिए बीजांड की संरचना की अगर अपन बात करें तो बीजांड की जो संरचना होती है उसमें देखिए कि आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की संरचना अत्यंत जटिल होती है। आवर्त बीजी पादप पहले भी बता चुका हूँ, आवर्त बीजी पादप वे होते हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। बीज के चारों ओर आवरण क्या होता है, उसका जो अपन मानते हैं कि पौधे के जो फल लगता है तो अपन कहते हैं बीज के चारों ओर क्या होता है, फल होता है और फल के अंदर बीज पाया जाता है। तो वे पौधे क्या होते हैं, आवर्त बीजी होते हैं। एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार या दीर्घवृत्तीय संरचना होती है जिसका मुख्य भाग क्या होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं यानी कि पेरेकाइमेटस सेल्स के द्वारा निर्मित होता है। ये मृदुत की कोशिकाएं होती है जिनका निर्माण मृदुतक से होता है जिसे बीजांड का या न्यूसेलस भी कहते हैं। एक प्रारूपिक जो परिपक्व बीजांड होता है वह लगभग गोलाकार या दीर्घवृत्तीय संरचना होती है जिसका जो मेन पार्ट होता है वह मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है जिसे अपन बीजांड का या न्यूसेलस से कहते हैं। यह प्राय एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अध्यावरण के नाम से जानते हैं। यह प्राय एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है, इसे अध्यावरण कहते हैं। और बाहरी आवरण बाह्य अध्यावरण कहलाएगा, जबकि भीतरी जो अध्यावरण होता है उसे अंत अध्यावरण के नाम से अपन जानते हैं। अब जो इन अध्यावरणों की जो संख्या होती है उसके आधार पर बीजांड के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक अध्यावरण होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक अध्यावरणी कहेंगे। और अगर दो हो जाते हैं तो उसे द्विअध्यावरणी, और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे अध्यावरणी हो सकते हैं। ये अपन इनके अध्यावरणों की संख्या के आधार पर बीजांड के टाइप हो सकते हैं। अब आगे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये अपनी संरचना है कि बीजांड की। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये जो परिपक्व जो बीजांड होता है उसकी संरचना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अब इस संरचना में देखिए बीजांड की संरचना में कौन कौन से पार्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। ये देखिए सबसे पहले तो जो अपन देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट होता है बीजांड वृंत। जो मैंने बताया था बीजांड वृंत भाग होता है, यहाँ से ये बीजांड क्या होता है उससे अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि नलिका नुमा जो संरचना दिख रही है ना ये बीजांड वृंत होता है। फिर ऊपर जाकर अपन कहते हैं नाभि का पार्ट है। फिर अपन कहते हैं कि इसके अंदर जो नीचे की तरफ ये खुली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, बीजांड द्वार होता है, जिधर से अपन मान सकते हैं पराग नलिका क्या करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसे बीजांड द्वार कहते हैं। फिर ऊपर का जो पार्ट है वह अपन कहते हैं निभाग भाग होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे निभाग कहते हैं। और यह बीजांड काय होता है, यानी कि भ्रूणपोष के चारों ओर का एरिया होता है एक प्रकार का, इसे बीजांड का। ये बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। अब जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये छोटी सी स्ट्रक्चर, इसको मैं इधर प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये किस प्रकार से होती है, ये एक राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसमें अपन कहते हैं ये जो भ्रूणकोष होता है पोलीगेनम प्रकार का भ्रूणकोष होता है, जिसमें अपन मुख्य रूप से कहते हैं 7 तो क्या पाई जाती है अपने सेल्स पाई जाती है, और 8 क्या होते हैं इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब देखिए इसमें निभाग भाग की तरफ अपन देखेंगे 1 2 और 1 से 3 ये क्या पाई जाती है, सेल्स से पाई जाती है। और नीचे की तरफ भी अपन कहते हैं 1 2 3 ये सेल्स उपस्थित होती है। और बीच में क्या पाई जाती है, एक बड़ी सेल्स होती है जिसके 2 केंद्र के होते हैं। ऊपर वाली जो सेल्स होती है ना उन्हें अपन प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको। और जो नीचे वाली जो कोशिका होती है उसमें ये कोशिका तो होती है अंड कोशिका, और नीचे वाली 2 जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों होती है ना, उनको संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं,
अंड समुच्चय। अब नोट्स में जरूर ये बात लिखना कि अंड कोशिका और साय कोशिका को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। और बीचों बीच जो सेल्स दिखाई दे रही है वह क्या होती है, कायिक कोशिका होती है, जिसके दो क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो 3 कोशिका ये हो गई, 3 ये मध्य में, एक बड़ी कायिक कोशिका, तो 7 तो क्या हो गई, कोशिका हो गई। केंद्र कितने हो गए, 3 कोशिका, केंद्रक ऊपर, 3 के नीचे 6 और 2 केंद्रक मध्य में हो जाते हैं, तो 8 केंद्रक। तो इस प्रकार से 7 कोशिका और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये डायग्राम आपको बहुत ही शानदार अच्छा सा डायग्राम बनाना है। अब आगे देखिए, इसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन में अपन क्या करेंगे, इसमें देखिए कि जो अध्यावरण होता है वह बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है। जो अध्यावरण होता है बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, वरन इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। और बीजांड काय का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। अब आप चाहो तो फ्रेंड्स नोट्स बनाते समय इनके पार्ट डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने बीजांड द्वार लिख लिया, तो बीजांड द्वार में लिख देंगे अध्यावरण बीजांड काय पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, इसका एक पतली नलिका जिस संरचना का निर्माण करता है कुछ भाग, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। और इधर से अपन मानते हैं कि पराग नलिका जो होती है वह प्रवेश करती है। फिर सेकंड अपन निभाग लिख सकते हैं। तो निभाग में क्या हो जाएगा, बीजांड काय का आधारी भाग निभाग या चेलिजा कहलाता है। और निभाग से अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है और बीजांड में उत्पत्ति होती है, इतना लिख देंगे। फिर बीजांड में बीजांड के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोष पाया जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वह अपना क्या होगा, भ्रूण कोष होगा, एम्ब्रियो सेक, जिसमें अपन क्या लिखेंगे कि बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में जो भ्रूणकोष पाया जाता है। और भ्रूणकोष में अपन देखेंगे कि जो भ्रूणकोष होगा उस भ्रूणकोष में बीजांड द्वार छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो भी अपन ने देखा था, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। ये सभी आप भ्रूणकोष हेडिंग लगाओगे, तीसरा पार्ट उसमें लिखोगे, तो जिसे अपन अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें नाशपति के आकार की कोशिका जो होती है ऊपरी बड़ी, वह तो अंड कोशिका होती है, तथा शेष 2 पार्श्व कोशिकाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, साय कोशिका कहते हैं, जो अभी डायग्राम में अपन ने देखा था। फिर निभागी छोर की तरफ अपन देखेंगे भ्रूणकोष में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती है। भ्रूणकोष के मध्य में केंद्रीय कोशिका पाई जाती है, उपस्थित रहती है, जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर यानी आपस में जुड़कर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। निषेचन से पहले दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, द्वितीय केंद्रक का। अब अपन देखेंगे ये जो बीजांड होता है ये कितने टाइप का होता है। तो बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर अगर अपन देखें तो बीजांड जो होता है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। बीजांड जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे रिजु बीजांड यानी कि ऑर्थ्रोट्रोपस जो ओव्यूल होता है, ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तो उस बीजांड को अपन क्या कहते हैं, रिजु बीजांड कहते हैं, यानी कि ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का बीजांड सीधा अर्थात उदग्र होता है। एग्जाम्पल पॉलीगोनेसी, पाइपेरेसी कुल के पौधे और अधिकांश जो जिम्नोस्पर्मी पादपों के बीजांड होते हैं ना, वो इसी प्रकार के होते हैं, रिजु बीजांड। तो इसका पहले अपने को हेडिंग रिजु बीजांड फर्स्ट, फिर इसका आप लोग क्या बनाओगे, डायग्राम। अब इसका डायग्राम देखिए, ये रहा रिजु बीजांड को प्रदर्शित करने वाला डायग्राम। इसमें अपन देख रहे हैं बीजांड द्वार है, ये नाभिका और मध्य में अपना भ्रूणकोष है। तो तीनों क्या आ रहे हैं, एक सीधी रेखा में अपने को प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए अपन इसे रिजु बीजांड कहते हैं। फिर देखिए दूसरा जो है प्रतीप बीजांड। इसमें क्या होता है, प्रतीप बीजांड इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण जो बीजांड होता है वह 180 डिग्री पर घूमकर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसीलिए अपन इसे प्रतीप कहते हैं। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है, हाइलम के समीप आ जाएगा तथा बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं।
आवर्त बीजीय पौधों के 82% कुल में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो फिर पहले फर्स्ट रिजु बीजांड हो गया, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, फिर सेकंड लिखोगे प्रतीप बीजांड, और इसका जो डायग्राम है वह ये रहा है डायग्राम इसका, ये डायग्राम जिसमें अपन देख रहे हैं कि पूरा ये क्या हो रहा है, उल्टा प्रदर्शित है हो रहा है। बीजांड वृंत यहाँ पर रह जाता है और ये बीजांड का है, और जो अंदर बीजांड संरचना है ये क्या हो जाती है, घूम जाती है 180 डिग्री पर। तो ये सेकंड डायग्राम इसका बनेगा। फिर अपन देखेंगे जो थर्ड प्रकार का होता है वह कौन सा होता है, वो होता है वक्र बीजांड। जो थर्ड प्रकार का होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वक्र बीजांड कहते हैं, यानी कि केमिलोट्रोपस के नाम से केम्पिलोट्रोपस कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में कभी नहीं होते हैं, और बीजांड में वक्रता के कारण निभाग जो है वह बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। इसमें बीजांड काय एवं भ्रूणकोश दोनों घोड़े की जैसी नाल होती है ना, तो घोड़े की नाल की बाती क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिससे बीजांड द्वार भी बीजांड वृंत के पास आ जाता है। एग्जाम्पल क्रूसीफेरी लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें वक्र बीजांड पाया जाता है। तो तीसरा लिखोगे वक्र बीजांड। ये लिखने के पश्चात इसका जो डायग्राम है अपने, यह रहा इसका डायग्राम, वक्र बीजांड का डायग्राम, जिसमें अपने निभाग पार्ट दे रखा है, ये बीजांड वृंत पार्ट दे रखा है, और ये मध्य में अपन देखेंगे बीजांड पार्ट दिया हुआ है। तो तीसरा डायग्राम आप लोग ये बनाओगे। फिर अपन देखेंगे इसके अंदर आगे जो चौथा पार्ट है इसका अनुप्रस्थ बीजांड। अब अनुप्रस्थ बीजांड देखिए क्या होता है, ये बीजांड कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। बीजांड का है बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं, एवं बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश जो होता है वह मुड़ जाता है। एग्जाम्पल देखे तो एलिसमेसी तथा ब्यूटोमेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है। तो चौथा अनुप्रस्थ बीजांड की थ्योरी लिखने के पश्चात डायग्राम बनाओगे इसका, ये रहा 4 नंबर का डायग्राम, ये आपको बनाना है। फिर इसके बाद में जो 5 नंबर का है, 5 नंबर का दे रखा है अर्ध प्रतीय बीजांड। अर्ध प्रतीय बीजांड, इसमें आपको क्या लिखना है, अर्ध प्रतीय बीजांड जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, तो क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं एवं बीजांड वृंत इनके समकोण में हो, तो इसे क्या कहेंगे, अर्ध प्रतीय बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल रेनन कुलेसी व प्रीमुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, यानी कि ये अर्ध प्रतीय बीजांड होता है। प्रतीप जो बीजांड था उससे आधे रूप में ये क्या होता है, घूमता है। जैसे प्रतीप जो था उसमें अपन देख रहे थे वो पूरी तरफ से घूम रहा था, इसमें अर्ध प्रतीय दे रखा है। तो इसका जो डायग्राम अपन देखेंगे वह डायग्राम आपके आगे वाला डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम इसमें दे रखा है, यह डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके बाद में देखिए कुंडलित दे रखा आगे, कुंडलित बीजांड। तो कुंडलित बीजांड देखिए, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड का अत्यधिक क्या होता है, लंबा होता है तथा पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। बीजांड वृंत बीजांड के चारों ओर से घेरे रखता है, यह बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ता है। एग्जाम्पल प्लम्बिजीनेसी तथा कैक्टेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें इसी प्रकार का कुंडलित बीजांड पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये सारे डायग्राम आप डायग्राम बनाते समय इनको देखकर आपको अच्छी प्रकार से डायग्राम बनाना है। फर्स्ट ए जो है वह प्रदर्शित कर रहा है रिजु बीजांड को, रिजु बीजांड, सेकंड प्रतीप बीजांड को, थर्ड अर्ध प्रतीप को, चौथा जो है वक्र को प्रदर्शित कर रहा है, पांचवा अनुप्रस्थ को, और छठवा जो है वह कुंडलित जो बीजांड उसे प्रदर्शित कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आसानी से इसका आप डायग्राम में बना सकते हो। अब आगे देखिए बीजांड के अपने मुख्य टाइप्स वगैरह हो गए, आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन चर्चा करें गुरु बीजाणु जनन के बारे में कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, उसके बारे में अपन देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया होती है उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और बीजांड काय की जो हाइपोडर्मिस यानी अधस्थ त्वचा की कोई भी कोशिका प्रप्सु आरंभक यानी कि आर्किस्पोरियल इनिटियल का कार्य कर सकती है। प्रप्सु कोशिका क्या करती है, अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है और इसमें स्पष्ट केंद्रक तथा सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। इस कोशिका में एक परिणत विभाजन द्वारा बाहर की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है तथा भीतर की तरफ एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विभाजित नहीं होती है तथा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह क्या करती है, कार्य करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है या बार बार विभाजित होकर भित्ति का निर्माण भी कर लेती है। अब जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है जो प्राय एक रेखी क्रम में विन्यासित रहते हैं। उसे अपन गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन में अपन मान रहे हैं कि किस प्रकार से बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है, इस डायग्राम में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये अपन मान रहे हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका दिख रही है अपने को डायग्राम में, यह छोटा डायग्राम, फिर अपन ने इसका बड़ा डायग्राम लिया तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका दिख रही है। उस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन की क्रिया हो रही है। पहले एक कोशिका थी, एक से अपन मान रहे हैं कि बाद में धीरे धीरे यह बढ़ रही है। बढ़ने के पश्चात 1 से 2 हुई, 2 से यहाँ पर 4 हुई, 4 से बाद में यहाँ पर अपन कहते हैं 7 से 8 का निर्माण हो रहा है। अब ये कार्यशील गुरु बीजाणु यहाँ पर बन जाता है। फिर अपन देखते हैं कि इस स्थिति में इसको रेखा वैसे रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि एक सेल ऊपर बनेगी, एक सेल नीचे वाली भी 2 में डिवाइड होगी, ऊपर वाली भी 2 में डिवाइड हो जाएगी, यानी 4 बन गए। फिर ऊपर वाली 4 और नीचे वाली भी कितनी 4 के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर अपन कहते हैं कि यह क्या हो जाती है, बीच स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर बनेगी और लास्ट की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें फिर अपन कहेंगे 3 सेल्स तो ऊपर, 3 नीचे, 2 बीच में केंद्र के रूप में आ जाती है। इस प्रकार से डायग्राम प्रदर्शित होता है। अब डायग्राम अगर स्पष्ट नहीं दिख रहे तो 1 मिनट आप इनकी जगह छोड़ सकते हो, बाद में भी बुक की सहायता से अपन इन डायग्राम को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे अपन देखेंगे इसी के अंदर कि जो रेखिक गुरु बीजाणु होते हैं, रेखिक गुरु बीजाणु चतुष्क में से केवल एक निभाग की ओर वाला जो होता है वह गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। वह सक्रिय रहता है जो मादा युग्मकोद्भिद का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी गुरु बीजाणु चतुष्क में से केवल एक ही सक्रिय रहेगा गुरु बीजाणु जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। शेष 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे तथा सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा इनका उपयोग पोषण के लिए कर लिया जाता है। सामान्यतः चतुष्क का सबसे नीचे वाला अर्थात निभागी गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है और जो सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो जो सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है वही क्या करेगा, भ्रूणकोश और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। फिर आप ये देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की संरचना। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना या भ्रूणकोश भी इसे कहते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हेडिंग अपने को लगानी है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। अब इसके बारे में देखिए अपने को क्या लिखना है कि गुरु बीजाणु जो होता है वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। जैसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या थी बताइए, लघु बीजाणु थी। उसी प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु होती है। गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है। गुरु बीजाणु जो होता है वह बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है तथा बीजांडकाय का अधिकतम स्थान क्या होता है, कवर कर लेता है। इसमें छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं भी प्रकट होती है, छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं भी दिखाई देती है जो संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार, गुरु बीजाणु का जो केंद्रक होता है उसके केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रीय सूत्री विभाजन
होता है, माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप 8 तो केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। प्रथम विभाजन द्वारा निर्मित दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, यानी मध्य में रिक्तिका बड़ी हो जाएगी तो जो 2 केंद्रक बनेंगे वह दोनों ध्रुवों पर, यानी कि एक तो निभागीय भाग की तरफ और एक इधर चला जाएगा, बीजांड द्वार भाग पर पहुंच जाता है। तो बीजांड द्वार भाग पर पहुंच जाते हैं, ये बात हुई। फिर आगे देखिए, ध्रुवों पर पहुंचकर दोनों केंद्रकों में दूसरा व तीसरा समसूत्री विभाजन भी वहां पर होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक हो जाते हैं, यानी कि 1 से 2 होंगे, 2 से क्या होंगे, 4 होंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो 4-4 केंद्रक हो जाएंगे। इस अवस्था तक सभी 8 केंद्रक एक सामान्य कोशिका में रहते हैं, 8 केंद्रक जो होंगे एक सामान्य कोशिका में रहेंगे, परंतु ध्रुवों पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्र क्या होता है, कोशिका के मध्य में आकर, जो ध्रुव पर 4 केंद्रक होते हैं उनमें प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है, जिसके पश्चात ये दोनों आपस में संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। द्विगुणित कैसे बन जाएंगे, 2 केंद्रक आ रहे, दोनों अगुणित है, तो दोनों अगुणित मिलकर यहाँ पर एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, इसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं, तो उसका निर्माण कर लेते हैं। इसे संलीन केंद्रक भी कहते हैं, इसे संलीन केंद्रक यानी कि डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। बीजांड द्वारे सिरे पर स्थित 3 केंद्रक अंड समुच्चय तथा अंड उपकरण का निर्माण भी कर लेते हैं। इस समय भित्ति निर्माण द्वारा ये क्या हो जाते हैं, कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी फिर इनके चारों तरफ भित्ति बन जाती है, जिसके कारण ये कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं 8 तो केंद्रक होते हैं, लेकिन बीच वाले 2 केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं, तो इनके चारों तरफ एक ही सेल्स बनती है, तो सेल्स तो हो जाएगी 7, केंद्रक हो जाएंगे 8। अब आगे अपन देखेंगे कि जो अंड समुच्चय होता है ना, उसमें एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती है। इसी प्रकार निभागी सिरे पर स्थित तीनों केंद्रक संगठित होकर 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें प्रतिवेशांत या प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से अपन जानते हैं, या प्रतिवेशांत कोशिकाएं कहते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का परिवर्धन इसी प्रकार से होता है। इसे एक बीजाणुविक पोलिगोनम प्रकार का परिवर्धन भी कहते हैं, यानी कि पोलिगोनम भ्रूणपोष पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, तो पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणपोष होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, वह देखिए कि पोलिगोनम जो भ्रूणकोष होता है, या अपन कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, उसमें 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। ये पोलिगोनम जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोष होता है वह 8 केंद्रकीय होता है, और द्वितीयक नाभिक जो बाद में कोशिका बन जाता है द्विगुणित, जबकि शेष 6 कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है। यानी कि यहाँ पर अपन ने देखा था ये स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताऊंगा कि ऊपर की ओर जो ये 3 सेल्स और ये 3 ये, अब ये जो पूरा है इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ये मान लीजिए अपनी एक स्ट्रक्चर थी। सबसे पहले होता है क्या, इसके अंदर जो भ्रूणकोष होता है, उस भ्रूणकोष के अंदर अपन कहते हैं कि मध्य के अंदर क्या बनती है, 2 सेल्स का निर्माण होता है। फिर ये दोनों सेल्स में क्या होता है कि मध्य के अंदर रिक्तिका जब आ जाती है तो दोनों सेल्स क्या हो जाती है, परिधि की ओर चली जाती है। दोनों सेल्स फिर अपन कहेंगे कि परिधि की ओर चली जाएगी। सेल्स क्या केंद्रक होते हैं, एक प्रकार के परिधि की ओर चले जाएंगे, यानी कि मध्य में तो एक ही होता है पहले, लेकिन उसमें होता है समसूत्री विभाजन, जिससे मध्य में कितने हो जाते हैं, 2। फिर रिक्तिका बढ़ेगी, जिसके कारण ये इधर चला जाएगा, ये इधर, और स्थिति ये आ जाएगी, दोनों अपने विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। वहां पर जाकर दोबारा समसूत्री विभाजन की क्रिया करेंगे, जिससे ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 2, और नीचे भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर एक बार और समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नीचे भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल 8 केंद्रक हो जाएंगे। अब इन 8 में से अपन देखेंगे जो 8 केंद्रक बचेंगे ना, उनमें से क्या रहेंगे, 3 तो रह जाएंगे ऊपर, और 3 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 2 क्या हो जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे।
अब इन प्रत्येक के अपन देखेंगे कि ऊपर वाले 3 है, इनके चारों तरफ भित्ति बन जाएगी, यानी ये सेल्स में परिवर्तित है हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे वाले के चारों तरफ भित्ति बन जाएगी और ये सेल्स में परिवर्तित है हो जाएंगे। बीच वाले जो 2 हैं वह क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाएंगे, द्वितीय केंद्रक कहलाएंगे और इनके चारों तरफ ये भित्ति बन जाती है। तो ऊपर अपन मानेंगे कि 3 केंद्रक, नीचे भी 3, बीच में 2 केंद्रक, तो केंद्रक तो हो जाएंगे 8 और सेल्स अगर देखें तो ऊपर 3, नीचे 3, बीच में केवल 1 सेल्स, तो सेल्स की संख्या कितनी होगी, 7। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रक युक्त जो संरचना होती है वो पॉलीगेनम भ्रूणपोष से होता है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। आपको ये नहीं देखना है किसी स्कूल का स्टूडेंट है, किस जिले का है, आपको जो भी लगता है कि ये स्टूडेंट्स बायोलॉजी का है उसके पास ज़रूर से अपना वीडियो शेयर कीजिए, यही आप लोगों का दायित्व बनता है। और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।